Hello students, I am Anamika Parashar and I am very happy to announce that I am going to start quick board exam revision of social science through the flow chart. In this video, I am going to explain chapter 1 of history through the flow chart, and the name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. And this is the first part of chapter 1 of history. I hope this video is very useful to you all. वीडियो में टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपके संग डिस्कस करना चाहूँगी। आपका जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो हो रहा है टॉपिक के नेम से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है उसमें एक आपको डेमोक्रेसी से रिलेटेड पेंटिंग देखने के लिए मिलेगी, और ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो के थ्रू बनाई हुई है। ये 4 सीरीज़ की पेंटिंग है डेमोक्रेसी के ऊपर, और ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड टॉपिक जो है इसमें जो आता है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इस तरह से इसमें 6 टॉपिक्स मेन इसके हैं। टॉपिक टू टॉपिक इसमें आपको डिस्कस करती चलूँगी। तो फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ उसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द नेशनलिज्म। तो यह नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखी हुई है, जो दिया हुआ है दिस वन, पैट्रियोटिक फीलिंग, डिवोशन एंड लव फॉर द कंट्री इज नोन एज नेशनलिज्म। ठीक है, ये कॉमन डेफिनेशन है, आप लर्न कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है फैक्टर्स लेड टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उन फैक्टर्स के बारे में बताना है जो यूरोप में नेशनलिज्म को ग्रो करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसमें फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो बेटा मैं इसमें आपको पेज नंबर बताती जाऊंगी, अपनी बुक खोल के बैठिएगा और बुक खोल के बैठिएगा। आपका सेकंड पॉइंट है द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके फर्स्ट पैरे पे डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक 2.1 में राइज ऑफ मिडिल क्लास दिया हुआ है। उसके लास्ट की जो 4 to 5 लाइन्स हैं उसमें राइज ऑफ मिडिल क्लास के बारे में दिया है। सेकेंड पॉइंट में ही 2.3 जो है उसमें वॉर्स दिया हुआ है, जिसमें बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में दिया हुआ है। मतलब सेकेंड पैरा पूरा है, आप पढ़ लीजिएगा। सेकेंड पैरे के मिड में ही फॉरेन रूल्स के बारे में दिया हुआ है दिस वन। ठीक है, और जब आप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं तो वो पूरा आपका ज्योग्राफिकल यूनिटी के बारे में आता है। अब बात आती है हमारी कंट्रीब्यूशन ऑफ राइटर्स के बारे में। तो आपकी बुक में एक टॉपिक है जो कि नंबर है 3.1। ठीक है, और 3.1 ये जो टॉपिक है इसका नेम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो ये पूरा आपको उसमें दिखाई देगा। ठीक, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आपका ये वाला पूरा तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स और प्रैक्टिस टेकन अप बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ये आपका इसी लेसन का पार्ट 1 है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट दिया हुआ है इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ ला पैट्रियन ली सिटोयन। सेकंड है इसमें फर्स्ट ये है, सेकंड है नेशनल फ्लैग। थर्ड दिया हुआ है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट दिया है स्टेट जनरल। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ सिस्टम, और उसके बाद दिया हुआ है जैकोबिन क्लब्स। तो ये पूरा पार्ट आपको पॉइंट 1 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन दिया है उसमें पूरा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप देख लेंगे तो कर लेंगे। या एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी इसमें क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो 5 मार्क्स के हैं, और मोस्टली मोर देन 5 पॉइंट्स तो मैं आपको बता ही रही हूँ। इसमें से एनी 5 पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए थे इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट।
जिन्होंने कि सिस्टम को मोर रेशनल और एफिशिएंट बना दिया था। एनालाइज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट, अपने आर्ग्यूमेंट के साथ इनको एनालाइज करना है। तो जब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं वो देखिए, नेपोलियन का पूरा डिस्कस करेंगे। नेपोलियन का जो लाइफ टाइम रहा है वो 1769 से लेकर के 1821 तक का रहा है। नेपोलियन ने फ्रांस में रूल किया था और ये जो रूल था उसका 1799 टू 1815 था, इसीलिए उसको फर्स्ट काउंसिल बाय एम्यूजिंग एब्सोल्यूट पावर के नाम से जाना गया। नेपोलियन ने 1804 एक कोड निकाला था जिसको नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड भी कहते हैं, ठीक है। और इस नेपोलियनिक कोड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो इसमें दी हुई हैं। देखिए, फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एबोलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द फ्रेंच सिटीजन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। नेक्स्ट इसमें देखिए, देयर वॉज improvement in transport and communication system, abolishment of feudal system and serfdom, और लास्ट दिया हुआ है remove restriction on guilds in town। तो बेटा ये मैं आपको पेज नंबर बता रही हूँ। आपका फर्स्ट जो टॉपिक है और उस फर्स्ट टॉपिक का नेम दिया हुआ है द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इसमें लास्ट और सेकेंड लास्ट जो पहरा है उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है वो दिया हुआ है, हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। इसमें सीधे ये पूछा गया है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप में जो लिबरलिज्म का आइडिया रन कर रहा था वो किस तरह से सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिबरलिज्म की जो मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लिबरलिज्म का मीनिंग यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है और लिबरलिज्म का ये जो मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है ये आपको पॉइंट 2 के 2.2 में पैरे 1 में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म क्या है, दिस वन, तो ये आपको सेम पॉइंट में मीन्स 2.2 के सेकेंड पहरे में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, ये आपको थर्ड वाले पहरे में देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट जो है आपका फॉर न्यू मिडिल क्लास, ये आपको फर्स्ट पहरे में इसका आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं। नीचे लिबरलिज्म से रिलेटेड दिया हुआ है, इसमें अनइवन मेजरमेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन आता है, राइट द ऑब्स्टिकल इन मूवमेंट ऑफ गुड्स इन कैपिटल इन जर्मन। उन ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताना था जो जर्मनी में गुड्स और कैपिटल को फ्रीली मूवमेंट नहीं होने दे रहे थे। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका अनइवन मेजरमेंट, ये वाला पार्ट अनइवन मेजरमेंट, और सेकंड है टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। इन दोनों की वजह से ही जॉल्वेरियन फाउंड हुई थी और इस जॉल्वेरियन को कस्टम यूनियन के नाम से जाना गया। जॉल्वेरियन को फॉर्म्ड करने का पूरा इनिशिएटिव पर्शिया का था और पर्शिया ने बाद में जर्मन्स को भी जॉल्वेरियन को ज्वाइन कराया और ये जो फॉर्म्ड हुई थी वो हुई थी 1834 में, राइट। जब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि जॉल्वेरियन है क्या, तो जॉल्वेरियन ने हमारे जितने भी करेंसीज थी मीन्स मोर देन 30 करेंसीज को 2 में कन्वर्ट कर दिया था, टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया था और इसका जॉल्वेरियन का जो मेन एम था वो था बाइंड टू जर्मन इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है आपको व्हाट डिड लिबरल्स नेशनलिज्म स्टैंड फॉर में मिलेगा। ये पूरा पार्ट फिर से बता रही हूँ, देखिए ये जो पूरा पार्ट है ये आपको व्हाट डिड लिबरल्स नेशनलिज्म स्टैंड फॉर में पूरे आंसर मिलेंगे इसके, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट भी कवर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। डिसीजन टेकन बाय द कंजर्वेटिव एट द कांग्रेस ऑफ वियना इन द ईयर ऑफ 1815। तो इसमें आपको एक चीज मेंशन करनी होगी,
यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, ये जो मैंने पूरा सेंटेंस दिया है इसके आगे आपको एक्सप्लेन करना है इसी लाइन को, ठीक है। इसको पूरी लाइन को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना को 1815 में फॉर्म्ड किया। तो ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम। तो इसको देखने के लिए आपको अपनी बुक के जो आपका एक टॉपिक है, टॉपिक मैं बता रही हूँ कौन सा है, टॉपिक दिया हुआ है अ न्यू कंजर्वेटिज्म 2.3, उसको देखना है। पहले तो यहाँ पे आपको कंजर्वेटिव को डिस्कस करना है। कंजर्वेटिव कौन थे? कंजर्वेटिव डू नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। और इसके बाद कंजर्वेटिज्म के बारे में बताना है पूरा कि कंजर्वेटिव एक्चुअली क्या करना चाह रहे थे। तो उसमें है इम्पोज सेंसरशिप, सेंसरशिप को इम्पोज कर रहे थे। देवर ऑटोक्रेटिक थे और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते थे, और उसमें हम चर्च, सोशल हायरार्ची और प्रॉपर्टी को लेते हैं। लेकिन ये जो कंजर्वेटिव थे ये आखिर थे कौन एक्चुअली? तो इसमें हम नेम देते हैं यूरोपियन पावर थे ये, और इन्होंने ही ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इन्होंने ही मिलकर 1815 में मीन्स बैटल ऑफ वाटरलू के बाद एक ट्रीटी की थी, और ये ट्रीटी की थी वियना में, इसलिए इसको हम ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानते हैं। क्लियर? और ये पूरा जो पार्ट आपको मिलेगा, ये पूरा पार्ट आपको मिल रहा है अ न्यू कंजर्वेटिज्म में, ठीक है। अब इसका मेन मोटिव पूछा जाता है कि व्हाट वर द मेन मोटिव ऑफ द कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मेन मोटिव क्या था? तो कंजर्वेटिव जो थे उनका मेन मोटिव क्या था? इनका मेन मोटिव था ट्रीटी ऑफ वियना को साइन करना। ट्रीटी ऑफ वियना जब इन्होंने साइन की तो उसमें 4 नेशंस थे, और ये 4 नेशन जो थे उनके नेम में यहाँ ऊपर आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये 4 नेशन थे। इन लोगों का मेन मोटिव था, नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड में जो भी चेंजेस किए हैं उनको अंडू करना, ये अंडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस नेपोलियन इन यूरोप, ठीक है। ये चाहते क्या थे? ये चाहते थे बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करना, और इसके साथ ही ये लोग और क्या चाहते थे? इन लोगों का मेन मोटिव था, बेटा ये जरा ये सही कर लीजिएगा, एक चीज़ बता रही हूँ, ये सही कर लीजिएगा क्योंकि पीपीटी बनाते समय ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है। आप सही कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा मेन इंटेंशन वॉज टू रीस्टोर मोनार्ची। इनका मेन मोटिव था कि मोनार्चीज को रिस्टोर करना। ओके, ये सही कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट करने का मेन जो हमारा जो मतलब जो इनिशिएटिव जो लिया था वो ड्यूक मेटरनिच ने लिया था। ये ड्यूक मेटरनिच ने मेन इनिशिएटिव लिया था, और ये इनिशिएटिव जो लिया गया था इसमें क्या किया गया था? अ सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप लाइक। अब ये स्टेट किस तरह से सेटअप किए गए थे देखिए। फ्रांस किसी भी तरह से अपनी जो उनकी बाउंड्रीज हैं उसको एक्सटेंड ना कर सके, इसलिए उसकी बॉर्डर पर बहुत सारी कंट्रीज को सीरीज ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश कर दिए गए थे, जिसमें किंगडम ऑफ नीदरलैंड नॉर्थ में एस्टेब्लिश किया गया था। जो जिनेवा था उसको पिडमोंट में जोड़ दिया गया था। प्रूशिया प्रूशिया जो है वो सैक्सोनी को होल्ड कर रहा था। नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रिया होल्ड कर रहा था, और इसी तरह से रशिया ने पोलैंड पर अपना होल्ड किया हुआ था, ठीक है। तो ये आपकी जो पूरी सीरीज चल रही थी इसने कवर किया है आपका पूरा 1 और 2। इसके बाद एक टॉपिक और है आपका, वो है रिवोल्यूशनरी वाला। इसमें से कोई वैसा खास क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ गुसेपे मिज़ेनी का आता है, और गुसेपे मिज़ेनी का क्वेश्चन आप द रिवोल्यूशनरी 2.0 लास्ट पैराग्राफ में से पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद बेसिकली ये 3 मार्क्स का आता है और इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आगे जो भी सेकंड पार्ट में बनाऊंगी उसमें रेस्ट ऑफ द चैप्टर
कवर करने की कोशिश करूँगी। आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल टू यू। इफ़ यू फाइंड more relative video of your subject, please like, comment, share and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon to get new notification of all the latest video. Thank you for watching my video.